हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो। आप सब ने हमारा जो ये सीरीज़ चल रहा है अभी, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग के प्रोडक्ट्स, उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। उसके लिए आप सबको तहे दिल से थैंक यू। आप सब जो हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हो और जो कमेंट्स कर रहे हो, उसके लिए वी आर वेरी मच थैंकफुल। आप सभी को पता ही है कि हमारे वीडियोस आते हैं एवरी संडे, बट हाँ, पहले आते थे संडे शाम को, अभी आते हैं संडे मॉर्निंग 9 AM को। तो ये था एक छोटा सा चेंज जो कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो पे भी डिस्कस करा हुआ है। इस वाले वीडियो पे वापस से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। विद दैट सेड, आज का वीडियो चालू करते हैं। तो आज का वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस करा हुआ है अबाउट अबाउट पीपीएफ। तो पीपीएफ के ऊपर डिस्कस करा है, बट आज का वीडियो होने वाला है विल बी ऑन ईपीएफ। तो पीपीएफ स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ईपीएफ स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो हम आज की वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ईपीएफ और ईपीएफ के क्या रूल्स है, कैसे हम ईपीएफ को यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड ऑल अबाउट इट, एवरीथिंग इन डिटेल। तो थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं पहले। तो ईपीएफ जो है, या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये आप खुद से नहीं खोल सकते हो। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हो और उस कंपनी का, जिस कंपनी में भी आप एम्प्लॉयड हो, उसका अगर वर्कफोर्स स्ट्रेंथ 50 से ऊपर है तो आपका एक पीएफ अकाउंट खुलेगा। ठीक है, ये है जेन्युइन रूल। आप बिलो 50 भी शायद खोल सकते हो, बट अगर अबव 50 हुआ तो पीएफ इज़ मैंडेटरी। ठीक है, तो ये आपके सैलरी में से एक परसेंटेज कट होके जमा हो जाता है ईपीएफ आपके अकाउंट में। ये ईपीएफ अकाउंट आपके नाम पे खुलता है। ठीक है, इसके लिए एक यूएएन नंबर आता है आपके लिए, जिसको कहता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये इस पे हम बाद में आ रहे हैं कि क्या है यूएएन क्या नहीं। तो पहले ईपीएफ के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपके सैलरी में से एक वेज परसेंटेज कट होके जमा हो जाता है सरकार को, और एम्प्लॉयर जो आपका एम्प्लॉयर है, जिसके जगह आप नौकरी करते हो, वो भी इक्विवेलेंट सेम अमाउंट, अगर आपकी सैलरी से 1000 रुपये कट रहे हैं तो एम्प्लॉयर भी 1000 रुपये ही देगा। दिस इज़ मैंडेटरी। इक्वल कंट्रीब्यूशन वो भी अपने साइड से करेगा टू योर ईपीएफ अकाउंट। अब ईपीएफ में दो चीज़ आती है, एक है पीएफ अकाउंट और एक है ईपीएस अकाउंट। तो ईपीएस स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ठीक है, जैसे ईपीएफ में एक पार्ट है जिसको बोलते हैं ईपीएस। ठीक है, तो ईपीएस स्कीम में क्या है कि देयर इज़ अ मिनिमम मंथली पेंशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, पीएफ का पैसा यू विल गेट एज अ लम सम वन टाइम। ठीक है, पीएफ के पैसे से आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। बट ईपीएस का जो पैसा है दैट यू विल गेट एज अ मंथली पेंशन करके, 1000 रुपये, 500 रुपये, जो भी कैलकुलेशन लॉजिक है, जो भी बनेगा, यू विल गेट दैट अमाउंट। तो आई होप आपको क्लियर है ईपीएफ क्या है, ईपीएफ में पीएफ वाला पार्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन में क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और एट द सेम टाइम ईपीएस क्या है। अब आते हैं इसके कैलकुलेशन लॉजिक पे। तो आपका जो सैलरी है, अगर आपका बेसिक सैलरी, अगर आप ईपीएफ में जो डिडक्ट होता है उसके लिए सीलिंग है कि अगर एक होता है मिनिमम सैलरी या मिनिमम वेज बोलता है। ठीक है, तो अगर 15,000 मिनिमम वेज के ऊपर आप पीएफ का डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो 15,000 मिनिमम वेज मतलब क्या, सोचो आपका सैलरी है 50,000। ठीक है, तो वहाँ पे आप सरकार को बोल रहे हो कि मैं अपना पीएफ जो डिडक्ट कराऊंगा दैट विल बी ऑन द बेसिक एज, जो मिनिमम पीएफ है, विच इज़ 15,000 का मैं पीएफ अपना बेसिक वेज दिखाऊंगा, और उसके ऊपर ही हम डिडक्शन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर्स के हाथ में कॉन्फिगरेबल है। ठीक है, आपके सैलरी स्लिप में जो है वो वैसा ही आएगा, बट सरकार के लिए योर वेज इज़ 15,000, तो उसके ऊपर आप ले सकते हो अपना पीएफ डिडक्शन। तो पीएफ डिडक्शन का मैक्सिमम लिमिट है कि 15, अगर मिनिमम पीएफ ले रहे हो तो 15,000 का 12%, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 1800 पर मंथ, या सालाना 21,600। दिस इज द मैक्सिमम ऑन मिनिमम वेज लिमिट पे आप जमा कर सकते हो। तो योर एम्प्लॉयर विल इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट 21,600। बट अगर आप मिनिमम वेज पे पीएफ ले रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर का पार्ट पूरा पीएफ में नहीं आता है। ठीक है, वो जाता है 1250 पर मंथ, 1800 में से 1250 पर मंथ जाएगा आपका ईपीएस स्कीम पे। ठीक है, तो इसीलिए ईपीएस का बात मैं बता रहा था। और बाकी का जो बचता है विच इज़ अराउंड 550 बचता है, या विच इज़ 550, वो आएगा आपके पीएफ वाले कॉन्ट्रीब्यूशन पे। तो अगर आप कभी भी देखना कि जब आपका मिनिमम वेज पे पीएफ कटता है तो आपका 1800 तो पूरा आएगा पीएफ पे, बट एम्प्लॉयर का 1800 में से 1250 will go to your EPS and 550 will come to your PF। ठीक है, यही है डिफरेंस मिनिमम, ये है फंडा मिनिमम का।
ओके। दूसरा है कि आप बेसिक के ऊपर डायरेक्ट 15% कट करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेसिक है लेट्स से 15,000 रुपीज़ या बेसिक है 60,000 रुपीज़, ठीक है। तो बेसिक आप बोलो कि नहीं मुझे 60,000 के ऊपर का 12% जो भी बनेगा वो अपन पीएफ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी आपका अगर बेसिक है 50,000 तो 50,000 का 12% विच कम्स आउट टू बी 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो आपका 6,000 रुपीज़ चार्ज होकर आ जाएगा पीएफ अकाउंट पे। बट अगर आपका जो रियल बेसिक है उसका अगर आप 12% कर रहे हो, या फिर मोटा बात कि 15,000 से ऊपर का जो भी बेसिक का 12% करोगे उसमें फिर ईपीएस डिडक्शंस नहीं होता, ठीक है। मतलब आपने अपना बेसिक बोला कि 50,000 पे मुझे 12% डिडक्शन लेना है, तो 50,000 का 12% 6,000, तो आप 60,000 कंट्रीब्यूट करोगे वो आपके पीएफ में आएगा, और आपका एम्प्लॉयर भी जो 6,000 देगा वो भी आपके पीएफ में आएगा। देयर इज़ नो ईपीएस। तो अगर 15,000 जो कि मिनिमम वेज लिमिट है, ये 15,000 में बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सरकार का मिनिमम वेज लिमिट इज 15,000, अगर बढ़ गया तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो 6,000 है जो आपके एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूट करेगा दैट विल डायरेक्टली कम टू योर पीएफ अकाउंट। तो मतलब क्या कि अब आपको ईपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर आप मिनिमम वेज पे चल रहे हो तभी आपका ईपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं तो ईपीएस पे कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो पीएफ ये था कुछ डिटेल्स अबाउट पीएफ। अब बात कर लेते हैं थोड़ा यूएएन नंबर के बारे में। तो ये जो पीएफ वाला अकाउंट है इसको सरकार ने कुछ साल पहले डिजिटाइज किया है। इसके लिए जैसे आपका अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, आधार नंबर है, वैसे पीएफ नंबर को बोलते हैं यूएएन नंबर या यूनिफाइड अकाउंट नंबर। ये क्या मतलब है कि आप पहले क्या होता था कि लोग कंपनी बदलते थे तो उनका पीएफ अकाउंट भी नया नया बनते जाता था। मतलब एक बंदा अगर अपने पूरे सर्विस करियर में 10 कंपनी है तो उसका 10 पीएफ अकाउंट है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो इसीलिए अभी क्या है कि यूएएन नंबर है आपके पास, एक यूनिफाइड अकाउंट नंबर है। आप जब भी जॉब चेंज करोगे तो आपका ये वाला अकाउंट ना ट्रांसफ़र हो जाएगा टू दैट यूएएन। तो क्या है ना पूरा आपके यूएएन से लिंक्ड है। तो इसमें सहूलियत है कि आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे ये सैलरी आया, मेरे यहाँ पे इतना पीएफ आया, इतना डिडक्शन आया। इसके लिए यूएएन का एक पासबुक फीचर भी है जहाँ पे आप मंथली जो आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट कर रहा है पैसा वो जमा हो रहा है कि नहीं पीएफ डिपार्टमेंट के पास, ईपीएफओ के पास, तो वो देखने के लिए पासबुक फीचर है। तो ये सारे फीचर्स अभी सरकार ने लॉन्च किया हुआ है विच इज़ वेरी गुड। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन अबाउट ईपीएफ स्कीम। बहुत लोगों को ईपीएफ में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, और ईपीएफ क्योंकि कम्स अंडर 80C आपके पीएफ वाला पार्ट। पीपीएफ और ईपीएफ में आप कंफ्यूज मत करो। पीपीएफ विल बी स्टैंड अलोन एज अ पीपीएफ पार्ट, और ईपीएफ को जनरली बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो ये था 80C। इसमें जितना भी आप कंट्रीब्यूट करोगे दैट ऑल्सो विल कम अंडर योर 80C डिडक्शन। तो इसके लिए अगर आप हो सके तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपके जो बेसिक सैलरी है उसका 12% आप पीएफ को डिडक्ट कराइए, ताकि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इन हैंड सैलरी कम आता है अगर आप बेसिक के 12% पर डिडक्ट कराओगे, बट इट्स फाइन क्योंकि हमारे इंडियंस में ना सेविंग की हैबिट थोड़ी ज़्यादा नहीं है। तो इट्स गुड कि हम अपना पीएफ वाला पार्ट ही कि सैलरी से पहले ही वो कट हो जाता है तो उतना फील नहीं होता है। तो हाथ में आने के बाद फिर इफ़ यू थिंक कि हम करेंगे तो दैट बिकम्स जनरली डिफिकल्ट। तो ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो अबाउट ईपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अगर आपको हमारा ये वाला सीरीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना हमारे वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। विद दैट सेड, थैंक यू, बाय बाय।